एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज ये कहकर बनवाली थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रीफकेस में 2 रिसाले, एक किताब और एक नोटबुक थी। एजेंट ने नोटबुक खोलकर मुझे दिखाई और कहा कि इसमें दिल्ली और अमृतसर के फर्जी व्यापारियों के नाम हैं और उनके फर्जी टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखे हैं। एक फाइल भी थी जिसमें मैनचेस्टर की किसी फर्म के लेटर पैड पर ऑफिशियल खत लिखे थे जिनमें माल जल्द सप्लाई करने के लिए कहा गया था। ये फर्म होजरी का सामान इंडिया से दरामद करती थी। एजेंट ने बताया था कि इन कागजात की पड़ताल नहीं होगी, ये वैसे ही एहतियात के तौर पर मेरे साथ कर दिए गए हैं। असल काम लंदन पहुंचकर शुरू होगा। पासपोर्ट पर लंदन एयरपोर्ट की दोबारा एंट्री के अलावा भारत में ब्रिटिश काउंसिल जनरल के ऑफिस की तरफ से जारी किए गए वीजे की मोहरें भी लगी थी। ताज़ा वीज़ा भी लगा था। ये सब काम जाली था, मगर इस महारत से कागजात तैयार किए गए थे कि मैं भी धोखा खा गया। उसके बावजूद लंदन एयरपोर्ट वालों की उकाबी निगाहों का ख्याल करके मैंने सवाल कर ही दिया कि कहीं वहाँ भांडा तो नहीं फूट जाएगा। इस पर अपने एजेंट ने मेरी तरफ संजीदा निगाह डाली और कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और ये कहता हुआ बाहर निकल गया कि मैं तैयार हो जाऊं। मेरा जहाज रात 9:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बंबई रवाना होगा, जहां रात के 2 बजे मुझे लंदन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी होगी। अजीब कश्मकश का आलम था। मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था कि मैं लंदन में जाकर किससे मिलूंगा, मुझे क्या काम करना होगा, लेकिन मैं खामोश रहा कि इन लोगों ने कुछ न कुछ इंतजाम कर ही रखा होगा। दोपहर के बाद नौकर मेरे लिए एक गर्म स्याह रंग की अचकन और गर्म ऊनी मफलर लेकर आ गया। ये चीजें उसने मेज पर रख दी और बोला, साहब ने कहा है कि ये पहन लें। ये एहतमाम लंदन की सर्दी के लिए किया गया था। सितंबर के इख्तिताम पर रात को वैसे ही ठंड हो जाती थी। मैंने अचकन और मफलर अपने बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर रख दिए। 8 बजे नौकर खाना देकर चला गया। 8:30 बजे अपना एजेंट फिर नमूदार हुआ। अब उसने मुझे चंडीगढ़ से बंबई तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और बोला, बंबई से लंदन तक का टिकट तुम्हें बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में मिल जाएगा, तुम लाउंज से बाहर मत निकलना। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि बंबई एयरपोर्ट के लाउंज में एक फ्री ड्यूटी शॉप है, वहाँ एक फला आदमी मेरे इंतजार में होगा और जब मैं उसके स्टॉल पर पहुंचूंगा तो वो ड्यूटी फ्री अशिया की एक बुकलेट मुझे देगा। उसको मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई है। मैं जब उससे बुकलेट लेकर खोलकर उसकी वर्करदानी करूंगा तो उसके अंदर एक सफ़े पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी करदा ₹1 के टिकट का आधा हिस्सा जिस्मा होगा। फिर अपने एजेंट ने अपनी नोटबुक खोलकर ₹1 के स्टैंप का बाकी का आधा हिस्सा निकाल कर दिया और बोला, ये उस टिकट का बाकी आधा हिस्सा है। तुम ये आधा टिकट बुकलेट वाले आधे टिकट के साथ रखकर बुकलेट उस शख्स के हवाले कर देना। उसके बाद तुम लाउंज से निकलकर बाहर लॉबी में आकर जहां पब्लिक टेलीफोन लगा हुआ है उसके अकब में खड़े हो जाना। ड्यूटी फ्री शॉप वाला आदमी हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हारे पीछे वहां पहुंच जाएगा और बंबई से लंदन तक का टिकट और दूसरे जरूरी कागजात और कुछ पाउंड तुम्हारे हवाले कर देगा। बाकी की हिदायत भी वही तुम्हें देगा। अब अचकन पहनकर ये ब्रीफकेस उठाओ और खामोशी से बाहर सड़क पर निकल जाओ। वहाँ एक टैक्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचा देगी। खुदा हाफिज। जहाँ मेरी ड्यूटी खत्म होती है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अचकन पहनी, मफलर तय करके ब्रीफकेस में रखा, ब्रीफकेस बंद करके उठाया और बेडरूम से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। सामने वाला दरवाजा खुला था, वहां कोई नौकर भी नहीं था। मैं खामोशी से कदम उठाता गेस्ट हाउस के अकबी बरामदे से गुजरता पिछले बाग वाले रास्ते में आ गया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मौसम ठंडा हो गया था। काउंसिल जनरल के गेट पर पहरा बदस्तूर था। मुझे देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। बाहर सामने सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भरता टैक्सी में आकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर कोई हिंदू था, सिख नहीं। उसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रवाना हो गई। मैंने कहा, एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे मालूम है सरदार जी, मैं एक कारोबारी सिख की हैसियत से निहायत नॉर्मल और शरीफाना सिख के हुलिये के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत में दाखिल हुआ। फ्लाइट ठीक वक्त पर रवाना हुई। बंबई पहुंचकर हस्ब हिदायत लाउंज में ही कुछ देर तक बैठा रहा। उसके बाद उठता टहलता टहलता ड्यूटी फ्री शॉप के काउंटर पर पहुंचा और मुख्तलिफ चीजों को देखने लगा। असल में मैं उस दुबले पतले ऐनक वाले आदमी का जायजा ले रहा था जो मुझे पहले ही से देखकर होशियार हो गया था। मैं काउंटर के कोने की तरफ गया। उस आदमी ने एक बुकलेट लाकर मेरे आगे रख दी और कहा, महाराज, इस किताब में सारी चीजों के नाम और कीमत लिखी है। जो चीज आप पसंद करें आपको मिल जाएगी। मैंने जेब से ₹1 का इंडियन स्टैंप का आधा हिस्सा निकालकर अपनी मुट्ठी में संभाल लिया था। बुकलेट को खोलकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। एक जगह कॉपी के कोने में मुझे ₹1 वाला आधा इंडियन टिकट दिखाई दिया। मैंने उसके नीचे स्टैंप का बाकी आधा हिस्सा रख कर किताब बंद करके काउंटर वाले को दे दी। वो बुकलेट को एक तरफ ले गया।
अलमारी के पीछे जाकर उसने किताब को खोल कर देखा, फिर उसे मेज की दराज में रखा और दराज ही में से एक खाकी रंग का लंबूतरा लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, महाराज रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्डर इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस लिफाफे में उसका पूरा लिटरेचर बंद है। आप इसे एक नजर देख लें, हो सकता है आपके काम आए। वहाँ कुछ दूसरे ग्राहक भी थे जिन्हें दूसरा काउंटर बॉय निपटा रहा था। मैंने धन्यवाद कहते हुए लिफाफा जेब में रख लिया और घड़ी देखी। अभी रात के 12 नहीं बजे थे। अब मुझे लाउंज से निकलकर बाहर टेलीफोन बूथ के अकब में खड़ा होकर उसी काउंटर वाले ऐनक-पोश शख्स का इंतजार करना था। मैं बड़े नफेतुले कदम उठाता, बाज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ लाउंज से बाहर टेलीफोन बूथ के पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मुझे एक तरफ से आता दिखाई दिया। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझसे कोई बात न की, फिर अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर उसे अपनी कुर्सी पर रखा और बोला, ये तुम्हारे लिए है, और उठकर चला गया। मैंने लिफाफा उठाकर जेब में रख लिया। उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आ गया। दोनों लिफाफे खोल कर देखे। एक में बंबई से लंदन तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दूसरे लिफाफे में 200 इंग्लिश पाउंड के नोट थे। साथ ही एक पर्ची पर अंग्रेजी में ये तहरीर दर्ज थी, हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो एक लंबे कद का इंडियन आदमी ब्राउन सूट में मलबूस स्याह टाई लगाए तुम्हें गेट के करीब खड़ा मिलेगा। उसे अपना कोड वर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोड वर्ड बताएगा और उसके साथ चले जाना। मैंने इस कागज की तहरीर को जहन में बिठाने के बाद पुर्जे पुर्जे करके सिंक में बहा दिया। टिकट और 200 पाउंड के नोट अपने बटवे में रखे और बाथरूम से निकलकर नेशनल लाउंज की तरफ आ गया। रात के 12:10 हुए थे। लंदन की फ्लाइट 2 बजे रवाना होने वाली थी। लंदन को जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का जहाज फिलीपीन से आ रहा था। मैं एक सुतून के पास गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। अभी जहाज की तरफ जाने वाला गेट नहीं खुला था। वो काउंटर भी खाली पड़ा था जहां हमारे टिकट चेक करने के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलना था। लाउंज में ज्यादा लोग नहीं थे। लंदन जाने वाली कुछ इंडियन कुछ फिलिपाइनी सवारियां अपने अपने सामान के पास बैठी ऊँग रही थी। ठीक 1 बजे काउंटर खुल गया। सामान तोला जाने लगा। मैं भी कतार में जा खड़ा हुआ। एक ठिगने कद का सूट में मलबूस पक्की उम्र का आदमी भी कतार में मुझसे पीछे आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को मैंने नेशनल लाउंज में आते हुए भी देखा था। वो एक कुर्सी पर अखबार खोले बैठा बज़ाहिर उसे पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नजरें उससे चार हुई तो वो मुझे देख रहा था। फिर जब मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर गया तब भी वो मेरे करीब से खांसता हुआ गुजरा था। उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया। फिर जब 1 बजे के करीब इंटरनेशनल फ्लाइट का काउंटर खुल गया तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। वो एक तरफ से तेज तेज कदमों से चला रहा था और सीधा कतार में मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका सांस कदरे फूला हुआ था। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा, आजकल की औलाद का कोई एतबार नहीं, एक ही पुत्र है, वो भी मुझे छोड़ने नहीं आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ जी ऐसा ही है। उसने कोई और बात की। मैंने कोई जवाब न दिया। काउंटर पर मेरा टिकट और पासपोर्ट चेक किया गया। ब्रीफ केस को टैग लगा दिया गया। पासपोर्ट पर मोहर लगा दी गई। जब तक इमिग्रेशन वाले इंडियन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और वीजे को गौर से देखता रहा, मेरी जान अजाब में रही। जब उसने मोहर लगाकर पासपोर्ट और टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड मेरे हवाले किया तो मेरी जान में जान आई। मैंने ब्रीफ केस की पड़ताल करवाई और इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया, जहाँ पहले ही से काफी लोग मौजूद थे। इनमें गैर मुल्की भी थे। मैं पिछले ब्लॉक में कोने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे उस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी का एहसास परेशान कर रहा था जिसको मैंने नेशनल लाउंज और फिर ड्यूटी फ्री शॉप के पास अपने करीब से गुजरते देखा था। मैं कोई नादान और अनाड़ी नहीं था। इंटेलिजेंस वालों की चाल से उन्हें पहचान लेता। ये शख्स यकीनी तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था और शायद चंडीगढ़ से ही मेरे पीछे लग गया था। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि वो भी इसी फ्लाइट पर जा रहा था। मैंने उस पुरस्कार शख्स को चमड़े का सफरी बैग कांधे से लटकाए अंदर दाखिल होते देखा। एक बार तो मेरा दिल धड़क उठा कि ये कमबख्त मेरे ताक़ुब में था। मैंने मेज पर पड़ा अखबार उठाया और उसकी वर्तबरदानी करने लगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे एडिशन था। मैं मॉडर्न गर्ल्स की मीम उरियां तस्वीर देखने में महव था कि वही शख्स मेरी साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। बैग अपने सामने मेज पर रखते हुए बोला, सरदार जी आप लंदन जा रहे हैं। अब उससे बचना मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर कहा, जी हाँ लंदन जा रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ। अच्छा हुआ आपका साथ रहेगा, मैंने पता कर लिया है जहाज लेट नहीं है। उसने बैग की जिप खोली, बैग में हाथ डालकर कुछ तलाश करने लगा। फिर बोला, हमारी पत्नी जी एंड वक्त पर चीजें भूल जाती हैं। देखिए ना, टूथपेस्ट और ब्रश नहीं रखा। मेरा ख्याल है यहाँ काउंटर पर मिल जाएगा, मैं भी लेकर आता हूँ। मेरा बैग यही है। वो उठा और दुकान के काउंटर की तरफ चलने लगा। मैंने उसके बैग पर निगाह डाली। वहाँ उसका नाम कहीं नहीं लिखा था। इस शख्स की हरकत से साबित हो रहा था कि ये भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। मैं कम से कम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक उसकी निगाहों से नहीं बच सकता था। आखिर मैंने भी फैसला किया कि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचकर उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा और वहीं इस अमर की तस्दीक भी करूंगा कि ये शख्स वाकई इंटेलिजेंस का आदमी है। इतने में वो
वो टूथपेस्ट और ब्रश लेकर आ गया। बड़ा खुश था, कहने लगा भगवान की कृपा से टूथपेस्ट वगैरह मिल गई है, वरना सरदार जी ये लोग इस किस्म की चीजें इंटरनेशनल लाउंज में नहीं रखते। क्या आप पहली बार लंदन जा रहे हैं? मैंने अखबार पर नजरें जमाते हुए आहिस्ते से कहा, पहले भी जाता रहा हूँ, कारोबार जो हुआ वहाँ। टूथपेस्ट और ब्रश को उसने बैग में डालते हुए जिप बंद की और बोला, जरूर आपका स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार होगा। हमारे एक सरदार जी दोस्त हैं, वो भी मैनचेस्टर में यही कारोबार करते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और ये जाहिर किया कि मैं अखबार में कोई दिलचस्प मजमून पढ़ रहा हूँ। वो भी खामोश रहा। फिर मेज पर से एक अंग्रेजी रसाला उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने लगा। 1:30 पर स्पीकर पर ऐलान हुआ कि बंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है कि वो गेट नंबर 7 पर तशरीफ ले आए। ये ऐलान हिंदी और अंग्रेजी में किया गया। मैंने अखबार बंद करके मेज पर रखा, ब्रीफकेस उठाया और गेट नंबर 7 पर लगी कतार में जाकर खड़ा हुआ। टिकट और बोर्डिंग कार्ड निकाल कर मैंने हाथ में थाम लिया था। एयर इंडिया का जहाज जंबो जेट था। देखते देखते वो मुसाफिरों से भर गया। उनमें दुबई और फ्रैंकफर्ट जाने वाली सवारियां भी थीं। जब वही पुरस्कार हिंदू मुसाफिर मेरी साथ वाली सीट पर आकर बड़ा जमान हो गया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे साथ वाली सीट उसने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके हासिल की है, वरना वो किसी दूसरी सीट पर भी जा सकता था। अब मैं मोहतात हो गया। एक बात वाज़ेह थी कि कहीं न कहीं से मेरी मुखबरी हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरी मुखबरी किस हैसियत से हुई है। क्या मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझा गया है? मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं थी। अगर मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझ लिया जाता तो मैं बंबई एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जाहिर था कि मुझे एक सिख एजेंट समझा जा रहा था जिसका ताल्लुक भारत में मौजूद उस सिफारत खाने से था जो पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में था और जहां से रात को निकलकर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। लेकिन अगर ये इंडियन इंटेलिजेंस वाला लंदन में भी मेरा बराबर ताक़ुब करता रहा तो हालात ज्यादा संगीन हो सकते थे, क्योंकि इस आदमी के साथी भी लंदन में मौजूद होंगे। ये लोग वहां भी मुख्तलिफ अंदाज से मेरा पीछा जारी रखेंगे। इनसे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। इस सिलसिले में मुझे अपने आदमी से मदद लेने की जरूरत थी जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर ब्राउन सूट और स्याह टाई में मलबूस मेरा इंतजार कर रहा होगा। लंदन तक 8 घंटे की फ्लाइट थी। बीच में दुबई और फ्रैंकफर्ट पर जहाज को रुकना था। मेरे पास बैठे हुए इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी ने अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया और कहा कि वो मैनचेस्टर अपने बेटे से मिलने जा रहा है जो वहाँ एक फूड स्टोर चलाता है। मैं उस शख्स से कम बात कर रहा था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर ली जैसे मैं सोना चाहता हूँ। वर्मा ने उसके बाद मुझसे बात न की। जहाज एक खासी बुलंदी तक उड़ान भरने के बाद सीधा होकर अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ परवाज करने लगा। ये मेरा लंदन का दूसरा सफर था। लंदन और बंबई में 5 घंटे का सफर था। मुझे आज भी याद है कि वो सितंबर की 28 तारीख थी। मुझे वाकई नींद आ गई थी इसलिए कि रात भर न सो सका था। आंख खुली तो जहाज दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। मैंने वाहे गुरु कहते हुए अपनी दाढ़ी पर दोनों हाथ फेरे और मुसाफिरों पर निगाह डाली। वर्मा अपनी सीट पर नहीं था। उसका सफरी बैग उसकी सीट के नीचे पड़ा था। मैं उठकर बाथरूम में गया, मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और वापस अपनी सीट पर आया तो देखा इंडियन इंटेलिजेंस वाला मिस्टर वर्मा अपना बैग खोले उसमें से कोई चीज तलाश कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए उसने बैग पीछे कर लिया जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो और बोला, वाह महाराज जी, दुबई नहीं उतरेंगे? मैंने कहा, नहीं महाराज, क्या करेंगे उतरकर? हम रात 2 बजे बंबई से चले थे और अभी तक रात ही थी। सूरज हमारे पीछे था और हम उसके आगे आगे रात की तरफ सफर कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पहुंचे तो दिन निकल आया था। अब जहां से लंदन तक 1.5 घंटे का सफर था। जहाज ने टेक ऑफ किया तो मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेशनल लाउंज में कुछ देर रुकना चाहिए ताकि ये शख्स इधर उधर हो जाए, मगर वो तो मुझे निगाह में रखेगा और मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी दौरान मुमकिन है कि जो शख्स मुझे लेने आया होगा वो परेशान होकर वापस न चला जाए। लाबहाला मुझे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। जहाज लंदन के मज़ाफात में पहुंच चुका था। फिर नीचे लंदन ब्रिज दिखाई दिया। सुबह हो चुकी थी। लंदन पर बादल छाए थे और हमें स्पीकर पर बताया गया था कि लंदन में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर काफी ठंड थी। मैंने गुलूबंद गर्दन के गिर्द लपेट लिया। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। इंटरनेशनल लाउंज में से गुजरते हुए मैं एक जगह रुक गया और टीवी स्क्रीन पर जैसे आने वाली फ्लाइट्स को पढ़ने लगा। दरअसल मैं आंखों के किनारे से अपने दाएं बाएं देख रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वाला भी एक तरफ दिखाई दिया। वो बैग कांधे से लगता है लाउंज के गेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। मैं चाहता था कि वो आगे निकल जाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वर्मा मेरे करीब से गुजरते हुए पंजाबी में बोला, महाराज जी, आपको किस इलाके में जाना है? आओ जी इकट्ठे टैक्सी लेते हैं। मैंने दिल में उसे पंजाबी की एक जोरदार गाली दी। ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी आप चले, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया होगा। ये पुरस्कार शख्स अच्छा महाराज कहता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि वो गेट से बाहर निकलकर शीशे की दीवार वाली चमकीली राहदारी में चलता हुआ दूर जा चुका
चुका है। तो मैं अपनी जगह से हटा और आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ आ गया। मेरे कागजात और पासपोर्ट वगैरह इस महारत से तैयार किए गए थे कि हीथ्रो एयरपोर्ट के अमले को भी उन पर शक न हुआ। अब मैं गेट से निकलकर राहदारी में आ गया। इंडियन इंटेलिजेंस वाला पुरस्कार आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोरे मर्द और औरतें तेज तेज कदमों से आ जा रहे थे। मैं राहदारी के आखिरी किनारे पर आ गया। यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरती थीं। मुझे मालूम था कि ये रास्ता एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर जाता है। वहां मुझे गाड़ियां और टैक्सियां खड़ी नजर आ रही थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद मैं एक तरफ खड़े होकर जैसे अपने साथी को देखने लगा, जिसके बारे में मैंने पुरस्कार शख्स को बताया था कि वो मुझे लेने आ रहा है। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा।